नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे होंगे, हमारी जो ये सीरीज शुरू होने वाली है वो एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th बेस्ड लेवल पे जो अभी एग्ज़ाम डेट आई है उसके लिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू करने वाले हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले भी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम चल रहे थे उस टाइम पे भी हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज़ लेकर आई थी और लगभग 8 से 9 क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। उसी तरह से उसी अप्रोच के साथ हम यहाँ पे भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ना सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में या क्वेश्चन के बारे में और भी जो विभिन्न तथ्य हम जान सकते हैं उसको यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। आशा है आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो ग्रेजुएट लेवल पे एग्ज़ाम हुए थे उसको बेस बना के यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए आज की क्लास हम बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, जो एनटीपीसी का अभी हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें जीके जीएस के थोड़े से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत जा रही थी उसको समझने में, है ना। और सबसे ज़्यादा उसमें जो पोर्शन पूछा गया था वो करंट अफेयर्स का पूछा गया था। तो अब आप अपनी तैयारी को करंट बेस्ड करंट अप्रोच के साथ जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। करंट को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, खासकर की जो अभी हाल की घटनाएं हैं, है ना, जनवरी से लेकर अभी तक जो घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर्स में उनको आपको देखना है। पहला क्वेश्चन जो हमारा करंट से रिलेटेड है, देखते हैं उसको। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास R&D पर वर्तमान व्यय कितना है? According to Economic Survey 24-25, what is the current expenditure on research and development as a percentage of India's GDP? अब दोस्तों याद रखिए कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे इसने इकोनॉमिक सर्वे से सीधा डाटा 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है सीधा डाटा उससे उठा के पूछा है। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है ना। ये आपके लिए क्या है, एक कहना चाहिए कि निर्देशक की तरह काम कर रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, आज हम क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है 1.28%, सेकेंड है 0.45%, थर्ड है 1.15% और फोर्थ है 0.64%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका सेकेंड, अर्थात 0.45%। इसको याद रखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जीडीपी जो है उसका कितना प्रतिशत R&D पे खर्च हुआ है, तो 0.45% जो है वो R&D पे खर्च किया गया है। इसका क्या मतलब है कि हमारी जितनी जीडीपी है, जीडीपी का जितना आकार है उसका इतना 0.45% जो है वो व्यय किया जा रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, है ना। तो ये चीज़ ये बताती है और आपको बहुत ध्यान से इनके डेटा को याद करते चलना है। इकोनॉमी से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो आपके जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे या करंट डेटा पे ही बेस्ड हैं। तो ये आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे एक वर्ड आया है दोस्तों जीडीपी, तो जीडीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे और इसका आंसर क्या है? 0.45%। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्तों, ये भी करंट से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका करंट से संबंधित है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस देश में 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली? Which of the following countries will take over the chairmanship of the Bay of Bengal Intergovernmental Organization BOBPIGO in 2025? तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा एक एब्रीवेशन वाला आया है उसकी हम बात करते हैं कि ये क्या है।
BOBPIGO, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे P भी है तो प्रोग्राम भी इसमें ऐड कर लीजिए, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम। ठीक है, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये पहला आपका फैक्ट बनता है। अब ये क्या है तो इसको समझिए दोस्तों, BOBP, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, ये एक फिशरीज से संबंधित या मत्स्य पालन से संबंधित एक प्रोग्राम है जो कि किसका है तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, उसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसका ही विस्तारित रूप है ये IGO, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन में जो प्रशासन है उसको स्थायी प्रशासन के लिए जो है ये आपका संगठन बनाया गया है। इसकी हम बात करते हैं तो इसमें 4 देश आते हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे। कौन कौन सा आ रहा है तो भारत आएगा, भारत है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और आपका मालदीव्स है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 4 आपके फुल टाइम मेंबर्स हैं या 4 इसमें जो है मेन मुख्य सदस्य हैं। इसके अलावा भी जो है जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये भी इसके कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो इसमें सदस्य हैं, लेकिन ये इनके आप मेन सदस्य याद रखेंगे। और अभी हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने अध्यक्षता संभाली है इसकी हाल ही में 2025 में, तो इसका आंसर है दोस्तों भारत। भारत ने जो है वो इसकी अभी हाल ही में अध्यक्षता संभाली है। क्लियर है, तो इस बात को याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन फिशरीज से संबंधित है, ये याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं इसको। एक बार हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री से संबंधित है ना, हिस्ट्री में संगम काल से संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं, एतु तोक्के संग्रह से निःसृत संगम संकलनों पुरु नानरू और पदित्र पत्तू के प्रमुख वर्ण विषय क्या हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो समझने में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। पढ़ते हैं, व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द संगम कंपाइलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम एतु तोक्के, पुरु नानरू और पदित्र पत्तू। देखिए अब ये जो है आप पहले इनको समझिए कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है तो एतु तोक्के आपका संगम काल से संबंधित, संगम काल में भी जो तृतीय संगम काल है उससे संबंधित एक संग्रह है। एतु तोक्के क्या है, तृतीय संगम काल से संबंधित एक संग्रह है जिसमें कुल 8 ग्रंथ आते हैं। कुल 8 ग्रंथ आते हैं जिनमें से 2 ग्रंथ हैं आपके ये पुरु नानरू और पदित्र पत्तू, ये 2 ग्रंथ हैं जिसमें किसके बारे में चर्चा की गई है तो जो तमिल भाषा से या तमिल राजा थे प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में जो तमिल राजा थे संगम काल में, उनके जीवन के विषय में, उनके जो है वो उस टाइम पे कैसा क्या समाज हुआ करता था, उनका प्रशासन कैसा था, उसके बारे में इन ग्रंथों में क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके ऑप्शन हम देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या है, राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति, प्रकृति और परिदृश्यों का वर्णन, आध्यात्मिक और धार्मिक विषय, प्रेम और भावनात्मक अनुभव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट, अर्थात राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति, ये याद रखेंगे अपन। इसमें आपके मुख्य रूप से सेर, चोल और पांड्य राजाओं के बारे में जो है वो उनके वीर गाथा के बारे में बताया गया है, उनके जो है वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में बताया गया है, उनका प्रशासन बताया गया है आपके इसमें। ठीक है, तो याद रखेंगे एतु तोक्के क्या है, एक संग्रह है जिसमें 8 ग्रंथ आते हैं और ये तीसरे संगम साहित्य से संबंधित है।
क्लियर है? तो ये आप देख लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये टफ लगा होगा बच्चों को। संगम काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आते हैं तो थोड़ा सा ये, क्योंकि उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है तो ये टफ लगते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका पॉलिटी से आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, वैधानिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए, और राज्यों के बीच के विवादों को से निपटने के लिए। तो इसको समझिए, इसमें आपको फोकस करना है सिर्फ किसमें? आर्टिकल 32 में, इस पे ही आपको फोकस करना है, बाकी सब चीज़ भूल जाइए। आर्टिकल 32 में फोकस करिए और देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है। तो दोस्तों आर्टिकल 32 जो है ये खुद एक मूल अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या है? मूल अधिकार है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या राज्य जो है मूल अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर और याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के द्वारा क्या करता है? मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक। याद रखेंगे, आर्टिकल 32 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 के बारे में फैक्ट देखते हैं भैया। ये खुद सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 32 स्वयं क्या है? एक मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण मूल अधिकार है कि इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इस चीज को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किस अनुच्छेद को या किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 32। इसको क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा व हृदय, ठीक है दोस्तों। इसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। किसकी कितनी रिट जारी करता है? तो इसमें कुल 5 रिट आती हैं। 5 जो है वो रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं जो कि मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाती हैं या लागू करवाती हैं। वो 5 रिट कौन सी हैं? इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरी होती है परमादेश, ठीक है। तीसरी होती है आपकी प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथी होती है आपकी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और 5वीं होती है दोस्तों अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ जितनी भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनेंगे और जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है उसको ध्यान से जो है वो आप लिख लेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत ही ब्रीफ में इसको देख लेते हैं कि ये 5 रिट क्या हैं। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है साशरीर प्रस्तुत करना। सुप्रीम कोर्ट इस रिट के द्वारा जो है ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो इल्लीगल तरीके से कब्जे में करके ना रखा गया हो, या किडनैप करके कहना चाहिए कि अपहरण करके, अगवा करके ना रखा गया हो। इल्लीगल तरीके से जो है वो उसको बंदी बनाकर ना रखा गया है, इसके लिए वो यह रिट जारी कर सकता है। दूसरी हम बात करते हैं परमादेश। परमादेश जो है वो आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, है ना, अपने कर्तव्यों को निभाएं। ये परमादेश जो है रिट के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है रुकिए, ठीक है, रुक जाओ। तो प्रतिषेध में ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निम्न न्यायालय हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो है वो निर्णय लेने से रोका जाता है, या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है, प्रतिषेध।
फिर आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण मतलब कि आप उसको उत्प्रेषण से याद रख सकते हो। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि निचले न्यायालयों से जो है वो जो भी कुछ कार्यवाही है निचले न्यायालय से जो है वो ऊपर मांगने को, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजने को जो है वो कहा जाता है किसके द्वारा, उत्प्रेषण के द्वारा। और जो अंतिम है वो है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब है किस अधिकार से, अर्थात इसमें सुप्रीम कोर्ट पूछता है किसी अधिकारी से कि भैया आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं या किस अधिकार से जो है वह आप इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो अधिकार का अतिक्रमण करने से रोकता है कौन सा, अधिकार प्रच्छा। तो ये कुल 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 खुद में एक मूल अधिकार है और ये मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आर्टिकल के द्वारा करता है। ठीक है, तो इसका अब हम क्वेश्चन का वो देखेंगे आंसर क्या होगा। तो आपको तो इसका आंसर अब समझ में आ गया होगा, पता चल ही गया होगा। इसका आंसर है पहला, अर्थात मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी है। आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया है, संबंधित। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे याद रख लीजिए कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है, उसी तरह से हाई कोर्ट को दोस्तों आर्टिकल 226 में रिट जारी करने की शक्ति है। ये याद रखेंगे, ये दोनों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन सा, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट से संबंधित है आर्टिकल 226। क्लियर है? तो एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उस टाइम पे भी जब हम सीरीज हम चला रहे थे उसमें भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से कर लेना। तो वही चीज़ आपको आपको एग्जाम में भी क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे 2 चीज़ की बात की गई है, MS पावर पॉइंट और स्लाइड मास्टर। इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट करना, स्लाइड को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करना, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना, या एक साथ कई स्लाइड डिलीट करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका थर्ड, अर्थात स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट को लागू करना। ठीक, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि MS पावर पॉइंट में जो आपका स्लाइड मास्टर है, नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, स्लाइड मास्टर। ये स्लाइडों को मास्टर करने के लिए जो है क्या बोलते हैं, ये बनाया गया है। तो स्लाइड मास्टर क्या करता है, अगर आप चाहते हैं कि आपने जितने प्रेजेंटेशन बनाए हैं, जितनी भी आपके PPT के पेजेस हैं, उसमें आपको एक समान फॉर्मेटिंग करना है, या कहना चाहिए एक समान लेआउट लगाना है, या एक समान फॉन्ट रखना है सबके, तो आप स्लाइड मास्टर की मदद से उसको एक बार में जो है वो सारे में एक रूपता स्थापित कर सकते हैं। जितनी भी आपकी स्लाइड्स बनी है उसमें आप एक रूपता स्थापित कर सकते हैं स्लाइड मास्टर की हेल्प से, है ना। आपको हर पेज में जाकर उसको कहना चाहिए कि आपका पूरा वो करने की ज़रूरत नहीं है, लागू करने की। आप स्लाइड मास्टर की मदद से पहले ही स्लाइड के साथ सारी स्लाइडों को एक रूपता प्रदान कर सकते हैं। तो स्लाइड मास्टर जो है वो इससे संबंधित है, एक समान। याद रखना इसमें एक वर्ड, एक रूपता या एक समान, ये स्लाइड मास्टर का उद्देश्य है। क्लियर है? और वो किससे संबंधित है या किसमें यूज होता है, तो इसको भी याद रखेंगे, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। दोस्तों आपका जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, CPU की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये CPU के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको CPU का फुल फॉर्म याद रखना है। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये क्या है, तो इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है CPU को।
याद रखेंगे ये। अब दोस्तों CPU जो है वो 3 घटकों से मिलकर बना है। CPU में 3 घटक शामिल होते हैं, इसको हम देखते हैं। पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है रजिस्टर्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। 3 घटक होते हैं CPU में, या CPU के 3 घटक होते हैं। ये तीनों को आपको याद रखना है। कौन कौन सा होता है? ALU, फिर होता है आपका CU और तीसरा होता है रजिस्टर। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये है ALU। ALU क्या करता है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। इसका मतलब जो है जोड़ना, घटाना, है ना, इससे रिलेटेड जितने भी हैं आपका, तो ये वाला ऑपरेशंस करेगा। और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको भी ये परफॉर्म करता है। दूसरी हम बात करते हैं CU। CU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी निर्देशित करता है, या बाकी जितनी भी कंप्यूटर की चीज़ें हैं, बाकी जो अंग हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है आपका क्या? कंट्रोल यूनिट। और तीसरा जो है वो है रजिस्टर। दोस्तों रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर जो है वो एक तरह की मेमोरी यूनिट आप बोल सकते हैं, या मेमोरी डिवाइस है। ये इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है। बहुत ही फास्ट जो है ये मेमोरी, इसको बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेस इसमें किया जा सकता है। बहुत फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में ही आपके CPU में ही क्या होती है? इनबिल्ट होती है। और सबसे पहले जो आपका ALU और CU है वो इसी से डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करते हैं। तो ये 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा। CPU के मुख्य 3 घटक हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन में, तो अब आपको सीधे से ऑप्शन में आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन सा घटक नहीं है, पार्ट नहीं है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि भाई आप क्वेश्चन में नहीं जो शब्द है उसको ध्यान से देखेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते और जो है उसमें है पॉजिटिव में आंसर लगा के आ जाते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे नहीं है पूछा है, अर्थात आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ग्राफिक कार्ड जो है वो आपका कंप्यूटर एक हार्डवेयर जो ग्राफिक्स से संबंधित होता है ना, ग्राफिकल ऑपरेशन से या ग्राफिक्स से, वो है। ये आपके CPU का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये भी आपका हिस्ट्री से संबंधित हो गया है। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों ये आपके जो पुनर्जागरण वाला जो टॉपिक है हिस्ट्री में, है ना, जिसमें धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण भारत में हुए हैं, उससे ये टॉपिक उठा के पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करना है हिस्ट्री में, है ना। तो अब हम इस प्रश्न पे आते हैं कि भैया किसने अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा दिया था। इसके ऑप्शंस हम देखेंगे। सर सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, पंडित रमाबाई और राजा राम मोहन रॉय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है राजा राम मोहन रॉय। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी ढंग से जो है वो हिस्ट्री के इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो वो बिना कोई दिक्कत के इस आंसर को सही करके आएगा, है ना। राजा राम मोहन रॉय दोस्तों बहुत ही कहना चाहिए प्रोमिनेंट हमारे यहाँ पे क्या है समाज सुधारक हैं। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने भारत को उसकी प्राचीन रूढ़िवादिताओं से मुक्ति देने का एक प्रयत्न किया था, है ना। इन्होंने सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 1772 में हुआ था। 1772 से 1833 तक जो है ये इनका जीवन काल रहा है। 1833 में इनकी मृत्यु हुई है। 1772 में इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और याद रखिएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। ठीक है, ब्रिस्टल कहाँ है दोस्तों? तो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में आप बोल सकते हो। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ हुई थी, क्योंकि देश में नहीं हुई थी, विदेश में हुई थी, इसलिए ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके बारे में हम बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है या अग्रदूत कहा जाता है। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का
अग्रदूत किसे कहा जाता है या भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो इनके बारे में ये याद रखेंगे कि इनको, राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत जो है वो इनको कहा जाता है। इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक। दोस्तों इन्होंने ऐसे क्या काम किए थे जिसके लिए उनको इतना जो है जाना जाता है? इन्होंने सती प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, है ना। सती प्रथा को बाद में अपराध घोषित किया गया, वो इन्हीं के प्रयत्नों से किया गया था, ठीक है। उसको जो है वो कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया और उसकी प्रैक्टिस करने वालों को दंड की जो है वो प्रावधान किया गया था, दंड का। तो आपके राजा राममोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान था उसमें, है ना। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, इसका बहुत जोरदार तरीके से इन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। और सिर्फ जो है वो बोलते नहीं थे, वो उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्यरत भी थे, है ना। तो सती प्रथा, बाल विवाह और आपका कहना चाहिए जातिवाद का इन्होंने खंडन किया था। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा विवाह कहना चाहिए, उसका इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। विधवा विवाह, विधवा विवाह का जो है वो समर्थन किया था, ठीक है। जातिवाद, आपका सती प्रथा, बाल विवाह का क्या किया था? इन्होंने खंडन किया था, ठीक है। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्री का जो स्त्री की संपूर्ण उन्नति के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, बहुत काम किया है। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी दोस्तों, जो बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ऐसे बहुत सारे जो हैं वो पत्रिका, समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, जिसमें एक बहुत फेमस समाचार पत्र है मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार। इनके बारे में तो खैर एक क्लास भी कम पड़ जाएगी बताने के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, है ना। इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है राजा राममोहन रॉय के बारे में। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखेंगे। एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकेंड, जो कि आपके क्या थे? मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, उनके द्वारा राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट्स आप जो है राजा राममोहन रॉय के बारे में याद रखेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा इनको अच्छे से अपने नोट्स में, ठीक। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, ये भी आपका हिस्ट्री से आ गया है, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके हिस्ट्री से। इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है पहला भुक्ति, ठीक है, हमको भुक्ति से इसकी साम्यता बैठानी है। तो ऑप्शन ए है अधिकारी, सेकंड ऑप्शन है प्रांत, तीसरा ऑप्शन है राजा और चौथा ऑप्शन है कर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है सेकंड, अर्थात प्रांत, ठीक है। जो भुक्ति है, गुप्तोत्तर काल में भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था, ठीक। अब हम गुप्तोत्तर काल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके जो प्रशासनिक विभाजन है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गुप्तोत्तर काल मतलब कि गुप्त के उत्तर वाला या गुप्त के बाद वाला जो काल है वो गुप्तोत्तर काल कहलाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो गुप्त साम्राज्य ने पूरी राजनीतिक एकता स्थापित कर रखी थी भारत में, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे जो है वो कई राज्य का निर्माण होने लगा, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं वो बनने लगे, है ना। तो उसी में हम बात करते हैं कि गुप्तोत्तर काल में सबसे पहले जो साम्राज्य होता था या राष्ट्र होता था, राष्ट्र को सबसे पहले प्रांत में बांटा जाता था, प्रांत, ठीक है, जिसको भुक्ति कहते थे, भुक्ति,
है, भुक्ति में बांटा जाता था। भुक्ति का जो प्रमुख होता था वो होता था उपरिक, ठीक है, भुक्ति का प्रमुख कौन होता था? उपरिक, याद रखेंगे। फिर उसके बाद भुक्ति क्या होता था? प्रांत, जो बड़े बड़े प्रांत हैं, तो राष्ट्र को प्रांत में बांटा जाता था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भुक्ति, भुक्ति को भी जो है वो दोस्तों काय में बांटा जा रहा है? तो विषय में बांटा जा रहा है या जिलों में बांटा जा रहा है ना। भुक्ति को विषय में बांटा जाता था, विषय या जिले में बांटा जाता था, जिसका प्रमुख होता था विषयपति। पति इसका क्या होता था? प्रमुख होता था। तो भुक्ति, भुक्ति के बाद आया आपका क्या? विषय, विषय मतलब जिला। इसके बाद इसको कहीं कहीं पे दोस्तों वीथी में भी बांटा जाता था, विषय को फर्दर वीथी में बांटा जाता था, वीथी में। ये इसके बाद की एक क्या होती थी? प्रशासनिक इकाई होती थी। और वीथी को फिर दोस्तों ग्राम में बांटा जाता था, ग्राम या गांव। तो ग्राम का जो मुखिया होता था या प्रमुख होता था उसको ग्रामिक बोलते थे या ग्रामपति बोलते थे, है ना। तो ये जो है वो आपके प्रशासनिक क्या थी? विभाजन किया गया था, ठीक है। प्रांत सबसे पहले भुक्ति, जो बड़ा प्रांत रहता था उसका प्रमुख उपरिक है। फिर उसके बाद भुक्ति को जिलों में बांटा गया है, जिसको विषय बोलते थे, विषय का प्रमुख कौन होता था? विषयपति। फिर उसके बाद वीथी में बांटा जाता था, और उसके बाद जो है वो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ग्राम होती थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामिक होता था। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या था अपन ने देखा है, तो भुक्ति अर्थात प्रांत, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना कौन सा तट पूछा जा रहा है। हमारे भारत में दो तट हैं, एक तो पश्चिम तटीय मैदान है और एक पूर्वी तटीय मैदान है। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पूछा गया है, तो इनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन हम देखेंगे तो गुजरात से केरल, उड़ीसा से कर्नाटक, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका, हम देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? ये पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया था, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया था दोस्तों, वो अभी गायब हो गया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ आपको वो मैं दिखा पाऊँ। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, ये यहाँ पे हम देखते हैं इसको। अब यहाँ आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा ये, है ना। यहाँ हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान को देखिए, हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक फैला है आपका? तो ये आपका पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है, इसका आंसर है फोर्थ वाला। और हम देखेंगे कि सबसे पहला जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कोरोमंडल तट, है ना। ये कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट दोस्तों आपका तमिलनाडु से लेकर और आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से तक जो है कोरोमंडल तट कहलाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर और फिर हम जाते हैं तो उड़ीसा तक जो है आपका आता है उत्तरी सरकार तट या फिर नॉर्दर्न सरकार तट कहलाता है, ठीक है। आपको इनको याद रखना है। तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कोरोमंडल तट। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर जो उड़ीसा का कुछ भाग है उसको कहते हैं हम उत्तरी सरकार तट। और जो उड़ीसा का जो तटीय मैदान है उसको हम कहते हैं उत्कल तट, है ना। तो यह उत्कल मैदान हम कहते हैं। ये याद रखेंगे, तीन भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लीजिए। इसी के साथ जो है यहाँ पे आपको पूर्वीय तटीय मैदान के बारे में भी पूछ सकता है कि भाई पूर्वी तटीय तो पूछ लिया, पश्चिम तटीय मैदान के बारे में भी पूछ सकता है। इनको भी जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार पश्चिम तटीय मैदान का हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गुजरात का तट है उसको कहा जाता है काठियावाड़ तट,
ना। गुजरात का जो तट है काठियावाड़ तट कहलाता है। फिर गुजरात के यहाँ से हम देखेंगे दमन से लेकर आपका जो महाराष्ट्र ये गोवा तक का जो तट है दोस्तों, इसको कहा जाता है कोंकण तट। ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा तट का तट है ये कोंकण तट है, इसमें सबको कोंकण बोल दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, महाराष्ट्र से गोवा तक का तट कोंकण तट कहलाता है। और गोवा से आपका कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक का जो तट है वो कन्नड़ तट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, कन्नड़ तट देखेंगे हम इसमें, कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ कोस्ट कहलाता है ये, याद रखेंगे, गोवा से कर्नाटक तक। और लास्ट में आता है आपका कर्नाटक से केरल तक का जो तट है उसको कहते हैं मालाबार तट। तो पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बोला है, तो ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक आपका फैला है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया था? दोस्तों ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है नवंबर 2024 का। किससे संबंधित है कि भैया दिवस की इस टाइम पे कौन सा दिवस मनाया गया था, किससे? डेयरी क्रांति, डेयरी क्रांति में योगदान, भारत के योगदान के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है आपका श्वेत क्रांति दिवस, दुग्ध उत्पादन दिवस, राष्ट्रीय डेयरी दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें भी बहुत सारे जो हैं वो कॉमन आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। मतलब कि बहुत सारी कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप श्वेत क्रांति, दुग्ध, और दुग्ध से ही लगभग सब कुछ संबंधित है ना, दुग्ध या डेयरी से। तो इसमें कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। याद रखेंगे, डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो याद रखिए, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है वो ये मनाया जाता है आपका कौन सा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। ठीक है, ये कौन थे भाई? तो वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये याद रखेंगे, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने देख लिया है कि आपका नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और वर्गीस कुरियन क्या कौन थे, क्यों जो है वो उनको इतना सम्मान दिया जाता है कि डेयरी क्रांति के लिए जो है उनका क्या योगदान था? तो वर्गीस कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति क्या है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो है क्रांति, वो श्वेत क्रांति। क्लियर है? तो ये हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट आपके देख लिए हैं, क्वेश्चंस देख लिए हैं। लगभग हमने 10 क्वेश्चंस को आज देखा है, उसको प्रैक्टिस की है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज जो है फ्रूटफुल लगी होगी। इसके क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे फैक्ट्स, यूजफुल फैक्ट्स मिले होंगे। मेरी आशा है कि आप उसको जो है क्या कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना के, नोट्स फॉर्मेट में की नोट्स बना के उसको रख लेंगे। क्विक रिवीजन के लिए आपको काम आएगा, है ना। तो ऐसे ही हम आगे भी सीरीज़ जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाते हैं या एग्ज़ाम शुरू होने के बाद भी कुछ टाइम तक हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। आप भी उतनी ही मेहनत से इसको क्या करें, सीरियस होके पढ़ाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइए, और आपका कुछ सजेशन है इसमें हम कर सकते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।